प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आपको हिंदी पद्य साहित्य की भूमिका के बारे में बताऊंगा। ऐसी छंदयुक्त साहित्य रचना जो संगीत में हो, अर्थात लय व तुक से युक्त व गेय हो, तथा जिसे पढ़ते या सुनते समय पाठक या श्रोता आनंद में जगत में विचरण करने लगे, कविता कहलाती है। कविता का उद्देश्य सुंदरता की अनुभूति कराते हुए आनंद प्रदान करना होता है, जबकि गद्य में चिंतन की प्रधानता होती है। प्राय तुकांत, लयात्मक और छंदबद्ध रचना को कविता अथवा पद के नाम से जाना जाता है, किंतु कविता का स्वरूप इससे कहीं बहुत अधिक विकसित है। वास्तव में कविता में इन सब बातों के अतिरिक्त चिंतन की अपेक्षा भावना की प्रधानता होती है। इसका उद्देश्य सौंदर्य की अनुभूति द्वारा आनंद अथवा रस की प्राप्ति करना होता है। अनुसांगिक रूप में कविता द्वारा भाषा की भी श्री वृद्धि होती है। अनुसांगिक का मतलब है जो किसी प्रसंग से संबंधित हो या जो प्रधान ना हो, किंतु मूलतः वह आनंद का साधन है। तर्क और युक्तियों के का आश्रय न लेकर कवि रसानुभूति का समावेत प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी एकत्र करता है, संचित करता है। अतः कविता में यथार्थ का वास्तविक चित्रण नहीं मिलता, वरन यथार्थ को कवि जिस रूप में देखता है अथवा जिस रूप में उससे प्रभावित होता है, वह उसी का चित्रण करता है। इसीलिए कवि का सत्य अथवा यथार्थ सामान्य सत्य अथवा यथार्थ से भिन्न होता है। वह अतिशयोक्ति का सहारा भी इस प्रभाव को दिखाने के लिए लेता है। जिसको किसी बात को वह चढ़ बढ़कर कहना या अपनी ओर से बहुत कुछ मिलाकर बात को कहना, इस तरह का अतिशयोक्ति होता है। किंतु कविता में अतिशयोक्ति दोष या मिथ्या न होकर अलंकार बनकर उसकी शोभा को बढ़ाता है। इसी रूप में हम कह सकते हैं कविता वह भाव प्रधान रचना है जो अपने विभिन्न उपादानों के माध्यम से श्रोता अथवा पाठक, श्रोता माने सुनना, पाठक माने पढ़ना, पाठक के मन को रसाप्लावित कर आनंद की अनुभूति कराती है। लय, तुक, छंद, अलंकार आदि उसके प्रमुख उपादान हैं, यानी साधन हैं, सोपान हैं। कविता के विषय अथवा क्षेत्र मूलतः मानवीय काव्य का एकमात्र मुख्य विषय है। कवि जब पशु पक्षी अथवा निसर्ग प्रकृति का वर्णन करता है, निसर्ग माने प्रकृति का वर्णन करता है, तब भी वह उनके माध्यम से मानव भावनाओं का ही चित्रण करता है। व्यक्ति और समाज के जीवन का कोई भी पक्ष काव्य का विषय बन सकता है। आधुनिक कवि का ध्यान जीवन के सामान्य एवं अपेक्षित पक्ष की ओर भी आकर्षित हुआ है। उनके विषय महापुरुषों के आदर्श जीवन तक ही सीमित नहीं है, अपितु वह छिपकली, सांप, केंचुआ आदि जीवों पर भी काव्य रचना करने लगा है। परंतु उन्नत विषय, भाव एवं विचार तथा आदर्श जीवन और उसका संदेश कविता को स्थायी, महत्वपूर्ण और प्रभावकारी बनाने में अधिक समर्थ होते हैं। सदृश्य विधान कविता भाव प्रधान शब्द रचना होती है। इसमें अपने भावों को पाठक के हृदय तक पहुँचाने के लिए कवि वर्ण विषयों के सदृश यानी समान
अन्य वस्तु व्यापार प्रस्तुत करता है, जैसे कमल के सदृश नेत्र, चंद्रमा सा मुख, सिंह के समान वीर। इसी को सदृश विधान या अप्रस्तुत योजना कहते हैं। शब्द शक्ति, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं, अर्थात शब्द और अर्थ का संबंध ही शब्द शक्ति है। शब्द की यह शक्ति 3 प्रकार की होती हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा से शब्दों के मुख्यार्थ का बोध होता है तथा मुख्यार्थ में बाधा होने के लक्षणा का आश्रय लेना पड़ता है। जब दोनों शक्तियों से अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है तो अंततः व्यंजना से अर्थ की प्राप्ति होती है। कवि का अभिप्रेत अर्थ मुख्यार्थ तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु कविता का आनंद लेने के लिए शब्दों के लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ तक पहुंचना आवश्यक होता है। एक समान रूप से समझे जाने वाला। कवि फूलों को हंसाता हुआ और मुख को मुरझाया हुआ कहना पसंद करते हैं, जबकि सामान्यतः हंसना मनुष्य के लिए प्रयुक्त होता है और मुरझाना फूलों के लिए। किंतु मुख्यार्थ जाने बिना हमें लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ तक नहीं पहुंच सकते। कवि भी बड़ी सावधानी से शब्द चयन करता है। कविता के शब्दों का आग्रह जिधर सहज स्वाभाविक रूप से बढ़े, पाठक अथवा श्रोता को उधर ही अभिमुख होना चाहिए, यानी उसी की तरफ होना चाहिए। कविता और संगीत। कविता छंदबद्ध रचनाएं, छंद उसे संगीत प्रदान करता है। छंद की लय, यति, गति, वर्णों की आवृत्ति, तुकांत, पदावली इस संगीत के प्रमुख तत्व हैं, परंतु संगीत और काव्य के क्षेत्र अलग अलग हैं। संगीत का आनंद मूलतः नाद का आनंद है, जबकि कविता में मूल आनंद अर्थ का है। कविता में नाद का सौंदर्य प्रस्तुत अर्थ का ही अनुगामी होता है। अनुगामी माने पीछे चलने वाला। काव्य स्वादन। काव्य अर्थात कविता का स्वादन उसके अर्थ ग्रहण में निहित है। इसीलिए पहले शब्दों के मुख्य अर्थ को समझना आवश्यक होता है। मुख्यार्थ समझने के लिए काव्य पंक्तियों का अन्वय करना भी आवश्यक है, क्योंकि कविता की वाक्य संरचना में प्राय शब्दों का वह क्रम नहीं रहता जो गद्य में होता है। अतः अन्वय से शब्दों का परस्पर संबंध स्पष्ट होने के साथ ही उनका अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया में शब्द के वाच्यार्थ के साथ साथ उसमें निहित लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ भी स्पष्ट हो जाते हैं। कभी कभी कविता में ऐसे शब्दों का अभिप्राय कविता में शब्दों का भी सभी प्राय प्रयोग करता है, जिनके स्थान पर उनके पर्याप्त नहीं रखे जा सकते। कभी कभी एक शब्द के एकाधिक अर्थ होते हैं और सभी उस प्रसंग में प्रभावी होते हैं। कभी एक ही शब्द अलग अलग अर्थों में एकाधिक बार प्रयुक्त होता है। कभी विरोधी शब्दों का प्रयोग भाव वृद्धि के लिए किया जाता है और कभी एक ही प्रसंग के अनेक शब्द एक साथ प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार के शब्दों की ओर ध्यान देना और उनका अपेक्षित अर्थ समझना चाहिए। कविता के जिन तत्वों का उल्लेख यहाँ किया गया है, उनके संदर्भ में कविता के आस्वादन का प्रयास करना चाहिए। जिस पदार्थ जिसको चक्का स्वाद का ज्ञान होता है या बात का रस लेना। आस्वादन का मतलब है बात में रस लेना। काव्यास्वादन के लिए कविता को बार बार काव्यास्वादन के लिए कविता को बार बार स्वर पढ़ना आवश्यक है। काव्यास्वादन में निम्नलिखित बातें सहायक होती हैं।
कविता के मूल भाव को समझकर अपने शब्दों में लिखना, रस, अलंकार, गुण और छंद आदि को समझकर कविता में इनकी उपयोगिता को हृदयंगम करना, अच्छे भाव वाले पदों को कंठस्थ करना और उनके मुखर सस्वर पाठ करना। काव्य के भेद। काव्य के दो मुख्य भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वह काव्य है जो कानों से सुना जाता है, जैसे कविता, कहानी आदि। दृश्य काव्य वह है जो अभिनय से देखा सुना जाता है, जैसे नाटक। श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में किसी कथा, जीवन चरित्र अथवा घटना का क्रमबद्ध वर्णन होता है, इसीलिए उसका प्रत्येक छंद अभिव्यक्तित्व के लिए दूसरे छंदों पर निर्भर होता है। कथा अथवा घटना के प्रसंग को समझे बिना किसी छंद के अर्थ को समझना कठिन होता है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंडकाव्य और आख्यान गीतियाँ आती हैं। इनका निम्न संक्षिप्त परिचय आपको बताया जा रहा है। महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप में चित्रण होता है। इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसका नायक उदात्त और महान चरित्र वाला व्यक्ति होता है। इसमें वीर, श्रृंगार और शांत रस में से कोई एक रस प्रधान तथा शेष रस गौण होते हैं। महाकाव्य सर्गबद्ध होता है। इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्य की कथा में धारावाहिकता तथा हृदय को भाव विभोर करने वाले मार्मिक प्रसंगों का समावेश भी होना चाहिए। वर्तमान में महाकाव्य के प्राचीन प्रतिमानों में कुछ परिवर्तन हुआ है। इतिहास के स्थान पर मानव जीवन की कोई भी घटना, कोई भी समस्या इसका विषय हो सकती है। महान पुरुष के स्थान पर समाज का कोई भी व्यक्ति इसका नायक हो सकता है, परंतु उस पात्र में नायक तत्व की क्षमता का होना अनिवार्य है। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य हैं पद्मावत, श्री रामचरितमानस, साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी, उर्वशी, लोकायतान आदि। खंडकाव्य में जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके किसी एक पक्ष अथवा रूप का चित्रण होता है, परंतु खंडकाव्य महाकाव्य का संक्षिप्त रूप अथवा एक सर्ग नहीं है। खंडकाव्य में भी महाकाव्य की भांति अपनी पूर्णता होती है। संपूर्ण रचना में प्राय एक ही छंद प्रयुक्त होता है। पंचवटी, जयद्रथ वध, नाहुष, सुदामा चरित्र, पथिक, गंगा अवतरण, हल्दी घाटी आदि हिंदी के कुछ प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। आख्यान गीतियाँ। महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न पदबद्ध कहानी को आख्यान गीति के नाम से जाना जाता है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम और करुणा आदि के प्रेरक घटना चित्रों से कथा कही जाती है। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होती है। गीतात्मकता और नाटकीयता इसकी मुख्य विशेषता है। झांसी की रानी, रंग में भंग, विकट भट्ट आदि रचनाएं आख्यानक गीतियों के कुछ मुख्य उदाहरण हैं। मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न प्रकार का होता है।
इसमें एक अनुभूति, एक भाव या कल्पना का चित्रण होता है। इसमें महाकाव्य या खंड काव्य जैसी धारावाहिकता न होने पर भी इसका वर्ण विषय स्वयं में पूर्ण होता है। अभिव्यक्ति में प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है, जैसे कबीर, बिहारी, रहीम के दोहे तथा सूर और मीरा के पद आदि। मुक्तक काव्य के भी दो भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। इन काव्य भेदों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पाठ्य मुक्तक, इसमें विषय की प्रधानता रहती है। किसी प्रसंग को लेकर भावानुभूति का चित्रण होता है और किसी में किसी विचार अथवा रीति का वर्णन किया जाता है। कबीर, तुलसी, रहीम की भक्ति एवं नीति के दोहे तथा बिहारी, मतीराम, देव आदि की रचनाएं इसी कोटि में आती हैं। गेय मुक्तक, इसे गीति या प्रगीति काव्य भी कहते हैं। ये अंग्रेजी के लिरिक का समानार्थी है। इसमें भाव प्रवणता, आत्मविभक्ति, सौंदर्यमयी कल्पना, संक्षिप्तता और संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। अतः ये मैंने आपको हिंदी पद्य साहित्य की भूमिका के बारे में बताया है। इसमें मैंने कि भूमिका कविता के विषय अथवा क्षेत्र, सादृश्य विधान के बारे में बताया, शब्द शक्ति, कविता और संगीत, काव्यास्वादन, काव्य के भेद, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान गीतियाँ, मुक्तक काव्य, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और इनकी परिभाषाएँ, इनके मुख्य इनके बारे में लिखें। प्रबंध काव्य क्या है, मुक्तक काव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, महाकाव्य क्या है, गेय मुक्तक के बारे में, सबके बारे में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप कॉपियों में लिखें और याद करें। नेक्स्ट में मैं आपको हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास के बारे में बताऊंगा, कालों के बारे में बताऊंगा, कौन सा काल कब से प्रारंभ हुआ। जैसे 4 काल हैं, 4 कालों के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे जो द्वारा बताए हुए सारे काम को कर रहे होंगे, कॉपियों पे पढ़ रहे होंगे और उसे समझ रहे होंगे। कोई कठिनता, कोई परेशानी यदि आपको हो तो मुझे कॉल करें, मेरा नंबर वीडियो कॉल में है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप अवश्य ही इसको पढ़ रहे हैं और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जितने अधिक से अधिक जुड़ना चाहते हैं बच्चे वो जुड़ें। धन्यवाद।